बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट ट्रांसलेशन स्टडीज़, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बात की कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ है क्या। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम जस्ट इसकी हिस्ट्री देखेंगे, ट्रांसलेशन स्टडीज़ की हिस्ट्री क्या है। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। So, an early history of the discipline. Writings on the subject of translation go far back in recorded history. The practice of translation was crucial for the early dissemination of key cultural and religious texts and concepts. कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। वो इसलिए क्योंकि जो अहम जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे उनकी ट्रांसलेशन की जाती थी, स्पेशली जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, और इस पर बहस मुबाहिसा भी होता था। इन द वेस्ट द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसलेटिंग वर डिस्कस्ड बाय अमंग अदर्स। अब वेस्ट में भी इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट था, ये वेस्ट से स्टार्ट हुआ है, स्पेशली ये जो बाइबल वगैरह इससे जो है इसको ट्रांसलेट करने लगे थे। एंड एस टी जॉर्मन their writings were to exert an important influence up until the 20th century। अब 20th सेंचुरी में क्या होता है, इसकी एक मुकम्मल इसको एक पजीराई मिलती है, तरक्की मिलती है इस फील्ड को, ट्रांसलेशन स्टडीज़ को। और जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि राइटर थे जो इसने एक पेपर रिप्रेजेंट किया था, जेम्स एस होम्स ने इन 1972। उस पेपर के ज़रिए जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया था। In S.T. Jorman's case, his approach to translating the Greek Septuagint Bible into Latin would affect later translations of the scriptures। जैसे इन्होंने बाइबल वगैरह की जो है इन्होंने ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी, एंड आई सेड कि इस पे बहुत से लोगों ने बहस वगैरह भी की थी उस वक्त। इंडीड इन वेस्टर्न यूरोपन द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वाज टू बी द बैटल ग्राउंड ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज फॉर वेल ओवर सेंचुरी। अभी हमने बात की कि जो बाइबल जब इन्होंने ट्रांसलेट करना स्टार्ट की तो ये कन्फ्लिक्ट बन गई थी इन लोगों के लिए। इन चाइना इट वाज अ ट्रांसलेशन ऑफ द बुद्धिस्ट सूत्रस दैट इनिग्रेटेड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी। इसी तरह जो चाइना में था, उन्होंने ये बुद्धिस्ट वगैरह, क्योंकि ये बुद्धिस्ट के मानने वाले हैं, तो वो वर्ड्स जो थे उन्होंने ट्रांसलेट करना स्टार्ट किए थे। While the practice of translation is a long established, the study of the field developed into an academic discipline only in the later part of the 20th century। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ है ये एक मुकम्मल फील्ड बन गई थी कब, 20th सेंचुरी में, स्पेशली फ्रॉम 1950s मीन 1972 से फिर इस तरह ये जो एकेडमीज़ वगैरह, एकेडमीज़ से मुराद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे इसको पढ़ाने लगे थे। Before the translation had often been relegated to an element of language learning। सो इस लाइन में क्या बताया गया था कि इससे पहले तर्जुमे को अक्सर मींस ट्रांसलेशन को अक्सर ज़बान सीखने के लिए एक अनसर पे छोड़ दिया जाता था, मींस एक बंदे पे छोड़ दिया जाता था। In fact, from the late 18th century to the 1960s and beyond, language learning in secondary schools in many countries had come to be dominated by what was known as grammar translation method। अब होता कुछ यूँ है कि फिर इस तरह ये 18th सेंचुरी में जो है इसको और पजीराई मिलती है। मींस 18th सेंचुरी में इस तरह के 18th सेंचुरी में जो आप लोगों ने पढ़े होंगे जो मेथड्स वगैरह, जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये मेथड का जो है कंसेप्ट आया था। तो इस तरह ये जो स्कूल्स वगैरह, इसमें फिर इसका कंसेप्ट मतलब ये चीज़ें जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये अप्लाई होने लगा। Applied to classical Latin and Greek and then to modern foreign languages, this centered or the root study of the grammatical rules and structure of the foreign language। इसमें आपको पता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या होता है, आपको एक एक लफ्ज़ की जो है ट्रांसलेशन की जाती है, मीन्स जो फ़ॉरेन लैंग्वेज है वो आपको सिखाई जाती है, तो उसमें ऑब्वियसली फिर आपको जो है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो बताया जाता है और उसको फिर ट्रांसलेट किया जाता है। These rules were both practiced and tested by the translation of a series of usually unconnected and artificially constructed sentences, exemplifying the structures being studied। This is an approach that persists even today in certain contexts। और आज भी आप देखते होंगे कि ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो कंसेप्ट है ये अभी भी मौजूद है, हालांकि ये बहुत पुराना है। फिर उसके बाद दूसरे मेथड्स आ गए थे, जैसे डायरेक्ट मेथड और इसी तरह कम्युनिकेटिव मेथड, नेचुरल अप्रोच, बहुत सी चीज़ें आ गई।
लेकिन इसका कंसेप्ट अभी भी आपको पाकिस्तान, इवन इंडिया, बहुत से ममालिक में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो छोटे क्लासेस होते हैं उनको इस तरह जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो यूज़ किया जाता है. नॉट टू टॉक अबाउट स्कूल्स, इवन इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, दिस मेथड इज़ यूज्ड. Typical of this is the follow rather bizarre and decontextualized collection of sentences to translate into Spanish. For the practice of Spanish tense use this appear in अब ये यही चीज़ें हैं जो उसी से रिलेटेड लाइक ग्रामर ट्रांसलेशन से मतलब. और इसके बाद यहाँ पे जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि स्टिल टू बी फाउंड ऑन सम सेकेंडरी स्कूल कोर्सेज इन द यूके अंटिल द 90s. अब ये कुछ कोर्सेज हैं जो यूके में 1990s में जो है लाइक इसकी इम्प्लीमेंट हुई थी. द कैस्टल स्टूड आउट अगेंस्ट द क्लाउडलेस स्काई. द पेसेंट्स enjoyed their weekly visits to the market. They usually dusted the bedrooms after breakfast. Mrs. Evans taught French and the logical grammar school. सो इट मीन्स ये सारे जो है कोर्सेज़ हैं और ये अब भी यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम के जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और इसको यूज़ किया जाता है फॉर लाइक स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है. द gearing of translation to language teaching and learning may partly explain why academia considered it to be of secondary status. अब ऑब्वियसली इसको प्राइमरी स्टेटस नहीं मिला था ट्रांसलेशन स्टडीज़ को, ये एक सेकेंडरी था. सेकेंडरी मीन जो दूसरे साइड पे रखा जाता है, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज वर रिगार्डेड एज अ मीन्स ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और रीडिंग अ फॉरेन लैंग्वेज टेक्स्ट until one had the linguistic ability to read the original. अब इसका ये कंसेप्ट था कि भाई अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है तो आपको लैंग्वेज सीखनी होगी, लैंग्विस्टिक एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, फिर जाके आप जो है उसकी जो ओरिजिनल मीन्स जो ट्रांसलेशन है वो आप कर सकते हैं. स्टडी ऑफ अ वर्क इन ट्रांसलेशन वाज जनरली फ्राउंड अपॉन वंस द स्टूडेंट हैड एक्वायर्ड द नेसेसरी स्किल्स टू रीड द ओरिजिनल. तो यही बात आ जाती है कि अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है तो आपके पास नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए. अब नेसेसरी स्किल्स से मुराद यहाँ पे जो मेंशन है कि लैंग्विस्टिक्स एबिलिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए जो फॉरेन लैंग्वेज जिसमें आपने ट्रांसलेट करना है. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देयरफॉर फेल इनटू इंक्रीजिंग डिसरिप्यूट particularly in many English language countries, with the rise of alternative forms of language teaching such as the direct method and the communicative approach from the 1960s and 1970s. लाइक यहाँ पे वही बात जो हमने पिछले स्लाइड में रिपीट की थी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बाद आपको पता है कौन सा मेथड आया था, इसके अपोजिट डायरेक्ट मेथड. अब ग्रामर में क्या था, ग्रामर ट्रांसलेशन में यही बात की गई थी कि भाई अगर आपने पढ़ना है, अगर आपने किसी को सिखाना है तो आपने एक एक चीज़ की ट्रांसलेशन करनी है. अगर आपने कहना है आई से मुराद मैं, इसी तरह अगर आपने कहना है यू से मुराद आप या तुम, मींस आपने एक एक चीज़ की ट्रांसलेशन करनी है. फिर इसके अपोजिट जो दूसरा मेथड आया था वो क्या था, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में ये कहा गया कि अगर आपने वाक सीखना है या सिखाना है तो आपने सिंपल उसी लैंग्वेज में बात करनी है, आपने कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी. सो ये चीज़ें थी. फिर उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इसी तरह दूसरे जो मेथड्स थे वो आ गए थे फ्रॉम 1960s टू 1970s. द कम्युनिकेटिव अप्रोच स्ट्रेस स्टूडेंट्स, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी बहुत, ये आप लोग देख लीजिएगा. कम्युनिकेटिव अप्रोच का आपको पता है, आपने पढ़ा है ये जो मेथड्स है टीचिंग से रिलेटेड. This led to the abandoning of translation in language learning. As far as teaching was concerned, translation then tended to become restricted to higher level and university language courses and professional translator ट्रेनिंग. अब ट्रांसलेशन को जो है बहुत सी जगह पे रोक मींस इसका जो है जो कंसेप्ट था या जो यूज़ था वो रोक दिया गया था, स्पेशली हायर लेवल पे मींस लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे. इट इज़ only relatively recent that there has been a move to restore translation to language teaching. In 1960s, US starting in Iowa and Princeton, literary translation was promoted by the translation workshop concept. अब यहाँ पे आप लोगों ने एक और नया कंसेप्ट आपको पता चल रहा है कि एक और कंसेप्ट आता है जिसका क्या नाम है, लिटरेरी ट्रांसलेशन. तो ये जो है इसको प्रोमोटेड मिली, एक किस्म की तरक्की मिली और ये यूएस में स्टार्ट हुई थी. दिस वाज बेस्ड ऑन द रीडिंग एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वर्कशॉप्स ऑफ कैम्ब्रिज क्रिटिक आई.ए. रिचर्ड्स फ्रॉम द 1920s एंड ऑन लेटर क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप्स. अब इसमें भी यही जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है उसकी लाइक रीडिंग वगैरह इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस थी और इसका कंसेप्ट वगैरह किसने दिया था, आई.ए. रिचर्ड्स ने.
जिसकी डेट ऑफ बर्थ ना 1893 से लेकर 1979 तक, मतलब ये इस एज में फिर इसकी डेथ हो गई थी। The translation workshops were intended as a platform for the introduction of new translations into the target culture and for the discussion of the finer principles of the translation process and of understanding a text. देखो, अब अगर देखें ये जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि लाइक टारगेट कल्चर में नए जो ट्रांसलेशंस है उसको मुतारिफ़ कराने और तर्जुमे के अमल की बेहतर असूलों और टेक्स्ट को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया था। किस चीज़ को? लिटरेरी ट्रांसलेशन का जो कंसेप्ट है, ये इसका मकसद यही था कि भाई आप लोगों ने क्या करना है कि टारगेट कल्चर मीन्स एक कल्चर को टारगेट करना है और उसमें जो है नए ट्रांसलेशंस को मुतारिफ़ कराने और ट्रांसलेशन के अमल के बेहतर उसूलों और टेक्स्ट को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया था। रनिंग पैरेलल टू दिस अप्रोच वाज दैट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। अब एक नया कंसेप्ट आता है, इसके जो पैरेलल होता है मीन्स जो इसके अपोजिट जो इसके साथ चल रहा था वो कौन सा था? कंपैरेटिव लिटरेचर, where literature is studied and compared transitionally and transculturally, necessitating the reading of some works in translation. जैसे हमने बात की थी कि उसमें क्या था, उसमें कल्चर को जो है उन्होंने इन्वॉल्व किया था, लेकिन कंपैरेटिव लिटरेचर में क्या है कि इसमें जो है लाइक जो लिटरेचर है उसका मुतालिहा बैनुल अक़वामी और गैर सकाफ़ती तौर पर किया जाता है। Another area in which translation became the subject of research was contrastive linguistics. अब ये एक नया concept है contrastive linguistics. This is the study of two languages in contrast in attempt to identify general and specific differences between them. इसमें आपने क्या करना है, इसके words, इसका जो starting word है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आपने जो language है उनके दरमियान जो है आपने जो important जो specific differences है वो identify करने होते हैं। It developed into a systematic area of research in the USA from the 1930s onwards and came to the fore in the 1960s. तो ये यहाँ से 1930 से 1960s तक 1970s तक इसका कंसेप्ट चलता रहा। Translations and translated examples provide much of the data in these studies. तो इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिलता है। The contrastive approach heavily influenced important linguistic approach into translation such as Vinay and Derbeliant, even if it did not incorporate socio-cultural and pragmatic factors nor sufficiently the role of translation as a communicative act. कहते हैं कि जो कॉन्ट्रास्टिव अप्रोच था उसने इन्फ्लुएंस किया था किसको? लैंग्विस्टिक रिसर्च को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। फिर यहाँ पे इसने रीज़न बताया कि इवन इफ़ इट डिड नॉट incorporate socio-cultural and pragmatic factors nor sufficiently the role of translation as a communicative act. यहाँ तक कि अगर इसमें समाजी सकाफ़ती और अमली अवामिल शामिल ना हो और ना ही एक अबलागी आमिल के तौर पर तर्जुमे का किरदार काफ़ी हद तक शामिल हो। The continued application of linguistics-based models has demonstrated their obvious and inherent link with translation. फिर इसके बाद इसका लिंक जो है इसके साथ बन जाता है जो लिंग्विस्टिक का है। Among the specific modules used for those related to generative grammar, जिसमें फिर generative grammar आता है। आपको पता है generative grammar का कंसेप्ट जिसमें हम चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं, मीन्स एक स्ट्रक्चर होता है हमारे माइंड में ग्रामर का। फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स आ गए, फिर प्रैग्मेटिक्स आ गई, द मोर सिस्टमेटिक्स लिंग्विस्टिक्स ओरिएंटेड अप्रोच। अब ये कुछ अप्रोचेज़ हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। टू द स्टडी ऑफ ट्रांसलेशन बिगेन टू इमर्ज इन द 19। अब वही बात आ गई कि ट्रांसलेशन का जो कंसेप्ट था, मींस ट्रांसलेशन स्टडीज़ का जो कंसेप्ट था वो एक्चुअल में 1950s या 1960s 1970s में जो है इसका मतलब एक सब्जेक्ट बन गया था और जो हर जगह पे पढ़ाने लगे। और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल उस एक बंदे ने प्ले किया था, उसका क्या नाम था? जेम्स एस होम्स। इन 1972 उसने एक पेपर दिया था, उस पेपर से ज़रिए जो है इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लाइक एक एडवांसमेंट मिली थी। द मोर सिस्टमेटिक अप्रोच बिगेन टू मार्क आउट द टेरिटरी ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसलेशन। फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसलेशन की बात की गई और इस तरह द वर्ड साइंस वाज यूज्ड बाय निडा इन द टाइटल ऑफ हिज 1964 बुक। और निडा, ये निडा यासिर नहीं है, निडा है। निडा जो है ये एक मेल है और फीमेल भी नहीं है, ये एक अमेरिकन थे।
तो उसके बुक ने लाइक टूवर्ड अ साइंस ऑफ ट्रांसलेशन इन 1964 द जर्मन इक्विवेलेंट, और ये पता नहीं क्या लिखा, इतना बड़ा आई मीन जर्मन वर्ड है, was taken up by Wolfram Welles in his teaching and research at the University ये पूरा फिर जर्मन वर्ड लिखे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह है, by Kerner Collier in Heidelberg and by the Leipzig School where schools such as Ottawa CAD and so ये इनकी चीज़ें हैं जो इन्होंने, मतलब आप लोगों ने उस चीज़ को समझना है क्योंकि ये साइंटिफिक यहाँ पे जो साइंस वगैरह इससे रिलेटेड बात की गई। At the time, even the name of the emerging discipline remained to be determined, with other candidates staking their claims such as transitology and its counterparts, translatologies in German, tractology in French, and tractologia in Spanish. अब लाइक हमने बात की थी जो पिछली वीडियो में कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ को डिफरेंट नाम से या मींस इसको याद किया जाता है। कुछ ममालिक में इसको ट्रांसलेशन स्टडीज़ कहते हैं। अब जर्मन में क्या है, फ्रेंच में क्या है, ट्रेडेक्टोलॉजिया, इसी तरह जर्मन में ट्रांसलेटोजिया इन जर्मन, और इसी तरह स्पेनिश में ट्रेडेक्टोलॉजिया, और अमेरिकन में जो है इसको ट्रांसलेशन या इंटरप्रेटिंग स्टडीज़ कहते हैं। तो ये इसी तरह पाकिस्तान में हम इसको ट्रांसलेशन स्टडीज़ के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये शॉर्ट जो हिस्ट्री है इसकी समझ आई होगी। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें बात करेंगे लाइक ट्रांसलेशन है क्या, ट्रांसलेशन का क्या कंसेप्ट है। हमने बात की थी ट्रांसलेशन स्टडीज़ की पहली वीडियो में, ये दूसरी वीडियो में आज हमने बात की एक शॉर्ट हिस्ट्री की, ये ट्रांसलेशन स्टडीज़ की हिस्ट्री थी। अब उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की, फिर उसकी ट्रांसलेशन की हिस्ट्री की बात करेंगे। सो इस तरह आप लोगों ने चैनल के साथ ट्यून रहना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड या डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड जो आपको वीडियोस मिलती रहेगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होगी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।